हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिस्टेंस बायोलॉजी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा BBYCT 133 का जो पेपर है। आप आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो हमारे पास पेपर होने वाला है इसमें आपका जो सिलेबस है, स्पेशली आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका सिलेबस। आपको अगर पेपर टाइटल यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि प्लांट इकोलॉजी और टेक्सोनॉमी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई प्लांट की जो इकोलॉजी होती है और इसका जो टेक्सोनॉमी होता है इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको आज की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब आपके पास बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड है, वो चैनल पे प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसके पहले वाली वीडियो देखें तो उसमें हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो पेपर कोड BBYCT 131 है, इसका सिलेबस हमने इसके पहले चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेक्शन जो हमें पढ़ना है इस पेपर में। वो है हमारे पास इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, जो हमारा पहला टॉपिक है। देखिए आपको यहाँ पे दो टॉपिक्स पढ़ने, एक इकोलॉजी, दूसरा जो है टेक्सोनॉमी। तो स्टार्टिंग का जो दो ब्लॉक है वो हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में। और लास्ट का जो दो ब्लॉक है वो हमने डिस्कस करना है किसके बारे में, वो हमें डिस्कस करना है, एक मिनट पेन ले लेते हैं, वो हमें डिस्कस करना है आपके टेक्सोनॉमी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, जो प्लांट इकोलॉजी, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है इसका हमें यहाँ पे बेसिक समझना है कि इकोलॉजी क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है इकोलॉजी की, इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है, इकोलॉजी के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एबायोटिक और बायोटिक चीजों के इंटरेक्शन को। एबायोटिक चीजें जो हैं, जो अजैव चीजें हैं, वो बायोटिक चीजों के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब आपको पढ़ना है कि कोई इंडिविजुअल है, एक कोई इंडिविजुअल है। जैसे बायोलॉजी में जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के मिलाने से हमारे पास बनता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, किसी एक और यानी एक स्पीसीज का किसी एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में एक लिमिटेड टाइम पीरियड में प्रेजेंट जो मेंबर्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन का जो बड़ा फॉर्म है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में हम एक स्पीसीज से ज्यादा टाइप वहां पे प्रेजेंट जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर हम कम्युनिटी से भी आगे चलते हैं तो जब हम इसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो लेवल बनता है वो है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बड़ा फॉर्म जो है वो है हमारे पास बायोम, और बायोम का भी जो बड़ा फॉर्म है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इस तरीके से ये लेवल है किस चीज का, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपसे कह रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एबायोटिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए मैंने कहा कि जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स के बारे में तो हमने यहाँ पे बात की जब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इंडिविजुअल है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम कम्युनिटी लेवल तक बात करते हैं तो जो बेसिक बात हो रही है वो हो रही है बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। लेकिन अब एबायोटिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं के बायोटिक फैक्टर्स को डिसाइड करने के लिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं का टेम्परेचर कैसा है, कहीं पे टेम्परेचर कैसा है, ये काफी हद तक इस बात को इन्फ्लुएंस करेगा कि वहां पे कैसे प्लांट ग्रो होंगे। जैसे डिजर्ट में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां दूसरे तरीके के प्लांट होते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं कि कहाँ पे पानी कितना बरस रहा है, रेनफॉल कितना हो रहा है, उस हिसाब से भी वहां का प्लांट का जो ग्रोथ है वो डिसाइड होगा कि किस प्रकार के प्लांट्स वहां रहेंगे। वहां पे सनलाइट कैसी है, सनलाइट कैसी है ये भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगी। वहां पे सॉइल कैसा है, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसा है, वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसा है, तो ये सब क्या है, ए बायोटिक फैक्टर्स है। ये जो सारे टर्म्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये सब क्या है, ये सब के सब एक प्रकार के ए बायोटिक फैक्टर्स है। कैसे फैक्टर्स हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स है। अब ये जो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं ये किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्लांट्स को। और प्लांट्स क्या है, एक प्रकार का बायोटिक फैक्टर्स है। कैसा प्लांट वहां पे ग्रो होगा ये डिसाइड कर रहे हैं ये सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर्स, कि कैसा प्लांट जो है वो वहां ग्रो होगा। अब जैसे जहां पे प्लांट्स होंगे तो उनके खाने वाले प्लांट से ही फूड हम लेते हैं, एनिमल्स।
तो जैसा वहाँ पे प्लांट होगा वैसे बिहेवियर वाले वहाँ पे एनिमल्स होंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे यही पढ़ना है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स में आपके पास सॉइल है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये किस तरीके से जो बायोटिक फैक्टर्स है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट अडेप्टेशन। देखिए, अडेप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन कई बार हम इसे बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम मान लीजिए बात कर रहे हैं आपके, एक मिनट थोड़ा सा कोई बढ़िया सा सुंदर सा कलर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अडेप्टेशन की, तो अडेप्टेशन ये नहीं है कि भाई आप यहाँ रहते थे, यहाँ से आप किसी कोल्डर एरिया में चले गए और कोल्डर एरिया में से जब आप आए तो आप एकदम जो है फेयर स्किन के साथ आए और सब लोग बोले कि वाह वाह, आप तुम तो एकदम गोरे हो गए हो। तो क्या इसको अडेप्टेशन कहते? नहीं, ये भी चेंज हुआ है आपकी बॉडी में, लेकिन ये चेंज जो है आपके जेनेटिक लेवल पे फिक्स नहीं किया गया। मतलब अगर आप फिर से नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आएंगे तो आपका स्किन कलर जो है फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो एडेप्टेशन हम उसे कहते हैं जो कि जेनेटिकल लेवल पे फिक्स हो जाता है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। तो आपको कह रहा है कि जो पौधे पानी के लिए सुटेबल हैं, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, और जो जीरोफाइट्स प्लांट मतलब जो डिजर्ट या फिर क्लाइमेटिक एरिया में रहते हैं, उन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशन हुए हैं जो उनको वहां पे सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, तो हमें इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में समझना है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक 2 की। ब्लॉक 2 में हमें पढ़ना है कम्युनिटी और इकोसिस्टम के बारे में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन से जो बड़ा टर्म है वो है हमारे पास कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में हम क्या करते हैं कि भाई देखो, पॉपुलेशन और कम्युनिटी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पॉपुलेशन जो है, अगर मैं आपको पॉपुलेशन और कम्युनिटी समझाने की कोशिश करूं, तो पॉपुलेशन में क्या होता है और कम्युनिटी में क्या होता है, जो बेसिक डिफरेंस है किसी पॉपुलेशन और कम्युनिटी को समझने के लिए जो आपको चाहिए होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको जो आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे साथ तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। मैं अपना ही काम हल्का कर रही हूँ। जैसे देखिए, अब क्या है कि ये हमारे पास मान लीजिए कहीं की पॉपुलेशन है, ये मान लो मेरा गांव है और ये भी मेरा गांव है। अब अगर मुझसे कोई कह रहा है कि तुम्हारे गांव में जो काउज की पॉपुलेशन है, कौन क्या क्या कह रहा है कि तुम्हारे गांव में जो काउज की पॉपुलेशन कब है, काऊ की जो पॉपुलेशन है 2026 में, 2026 में तुम्हारे यहाँ जो काऊ की पॉपुलेशन है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ मेरे गांव में जितने भी गायें रह रही हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोई कह रहा है कि 2026 में तुम्हारे गांव की जो कम्युनिटी है, तो ये यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई मेरे गांव में जो काऊ है, मेरे गांव में जो रहने वाले बर्ड्स हैं, मेरे गांव में जो रहने वाले जो है कि मान लीजिए स्नेक है, मेरे गांव में जो रहने वाले सारे ह्यूमंस हैं। तो जब हम किसी और किसी लोकेशन में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी लिमिटेड टाइम पीरियड में पाए जाने वाले सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये कम्युनिटी है। और इसी कम्युनिटी में कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक मिनट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कम्युनिटी की। तो जब मैं कह रही हूँ कि भाई हमारे कम्युनिटी के बाद अगर कम्युनिटी में ही मैं ऐड कर दूं किसको, एबायोटिक फैक्टर्स को, अगर मैं कम्युनिटी वर्ड में ही एक वर्ड ऐड कर दूं एबायोटिक फैक्टर्स, तो हमारे सामने जो वर्ड निकल के आएगा उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इस तरीके से हमें कम्युनिटी और इकोसिस्टम दोनों के बारे में पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया कि ये होते क्या है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है प्लांट कम्युनिटीज। प्लांट कम्युनिटीज में भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे, वो है आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। कौन सा टॉपिक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कहीं पे एक चट्टान है, उसके ऊपर कोई प्लांट या कोई लाइफ नहीं है, तो यहाँ पे कैसे धीरे धीरे लाइफ आएगी और कैसे यहाँ पे कंप्लीट एक वेल डेवलप्ड टाइप का फॉरेस्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसे हम कहते हैं सक्सेशन। मतलब लाइफ के धीरे धीरे जो हमारे पास विकास होता है किसी एरिया में, उसे हम कहते हैं सक्सेशन। अब सक्सेशन और इवोल्यूशन अलग अलग होता है। अब आपको दो प्रकार के सक्सेशन यहाँ पे पढ़ने हैं। एक है हाइड्रोसीट, मतलब वो प्लांट जो कि वाटर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, और जीरोसीट जो कि डिजर्ट लाइक एरिया से, मतलब बेयर रॉक से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, वैसे इस प्लांट को हम जीरोसीट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम डायनामिक्स। इकोसिस्टम डायनामिक्स के अंदर भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि किसी इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिसाइड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ एबायोटिक फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है फूड चेन और फूड वेब के बारे में। देखिए, फूड चेन फूड वेब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट को क्या हुआ, किसी ग्रास होपर ने खा लिया। किसने खा लिया? ग्रास होपर ने इस प्लांट को खा लिया। अब ये जो ग्रास होपर है, इसको मान लो किसी फ्रॉग ने खा लिया।
अब किसी ये बेचारा फ्रॉग मस्त खा के जा रहा था, तब तक रास्ते में एक स्नेक भेटा गया, मतलब एक सांप मिल गया, तो उसने इसको खा लिया। अब इस स्नेक को घूमते घूमते जा रहा था, हमारा जो नेशनल बर्ड है पिकॉक जो है उसने इसको खा लिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन किसको खा रहा है, इसके आधार पे हमें एक चेन दिखाई दे रहा है। और ये जो चेन है, इसी चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। मतलब ये खाद्य श्रृंखला इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फूड चेन कहते हैं। अब देखिए, फूड चेन के बहुत, देखो नेचर में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई प्लांट है तो इसको कोई ग्रास होपर ही खाए, इसको कोई गोट भी खा सकती है, इसको कोई डियर भी खा सकता है। अब देखो, कोई डियर को कोई लायन भी खा सकता है। मैं कह रही हूँ कि कोई डियर को जो है कोई लायन भी खा सकता है, किसी गोट को भी कोई लायन खा सकता है। जो है कि इस तरीके से हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा, जब हम बहुत सारे फूड चेन की बात करते हैं नेचर में, तो एक हमें जाल रूपी संरचना मिलती है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोजियो केमिकल साइकिल। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी में, तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी आती है वो प्रोड्यूसर के लेवल से आती है, सनलाइट से वो एनर्जी लेता है, और ये एनर्जी जो है ट्रांसफर होते होते कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक नेचर से निकल जाती है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट, जैसे जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, और जो हम कह रहे हैं कि जो सल्फर है, जो फास्फोरस है, ये सब क्या करते हैं, एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कभी सॉइल में है, कभी प्लांट्स में है, कभी एनिमल्स में है, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन होकर सॉइल में आ जाते हैं। तो इन साइकिल में आपको दो साइकिल्स के बारे में पढ़ना है, एक है कार्बन साइकिल, दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल, मतलब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो ब्लॉक है, 4 ब्लॉक आपको पढ़ने हैं। थर्ड ब्लॉक से आपका स्टार्ट हो जाता है टेक्सोनॉमी, मतलब इकोलॉजी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। टेक्सोनॉमी में भी आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है? टेक्सोनॉमी में आपको पढ़ना है कि भाई हमारे पास जो टेक्सोनॉमी का स्पेशली मतलब ये होता है कि आप किसी प्लांट्स का या किसी ऑर्गेनिज्म का पहले तो आइडेंटिफिकेशन करो। मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई ऐसा प्लांट मिल गया और जो कि आपने इसके पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, आपने कभी वो प्लांट्स नहीं देखा है, या फिर उस प्लांट का अभी तक जो है कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है। तो पहले आप उस प्लांट के कैरेक्टर्स के हिसाब से उसे आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप नोमेनक्लेचर का जो रूल है, नोमेनक्लेचर के जो प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करते हुए उसे एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दोगे, और उसके बाद आप उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको क्या करोगे, क्लासिफाई कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये टेक्सोनॉमी के अंदर आती है। उसके बाद हम कह रहे हैं टेक्सोनॉमिकल कीज के बारे में आपको पढ़ना है। ये टेक्सोनॉमिकल कीज एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास टेक्सोनॉमिक रिसोर्स होता है। क्या होता है? टेक्सोनॉमिकल रिसोर्स होता है। क्या होता है? टेक्सोनॉमिकल रिसोर्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पढ़ना है कोई टॉपिक, तो आपको उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे कि आपको बुक चाहिए, आपको जो है कि नोट्स चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है उस चीज को पढ़ने के लिए। तो उसी तरीके से टेक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए हमें एक प्रकार के रिसोर्स की जरूरत होती है, जिसे हम टेक्सोनॉमिकल रिसोर्स कहते हैं। इसके टाइप्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एविडेंस। टेक्सोनॉमिकल एविडेंस क्या कहलाता है? देखिए, आपको टेक्सोनॉमी में जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई जो डाइकॉट्स हैं वो ज्यादा प्रिमिटिव है, मोनोकाट जो है वो ज्यादा एडवांस है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? तो इसके लिए हम ना सिर्फ बायोलॉजी के टेक्सोनॉमी, बल्कि अदर अदर साइंस के फील्ड में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे कि फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब प्लांट्स के अंदर जो केमिकल पाए जा रहे हैं, कैसे कैसे केमिकल किस प्रकार के प्लांट में पाया जा रहा है, कौन कहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो कैसे केमिकल बना रहा है, कब ज्यादा बना रहा है, कब कम बना रहा है, लाइफ किस स्टेज में बना रहा है, इन सब के आधार पे हम फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पे हम टेक्सोनॉमी में हेल्प लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, कोई प्लांट्स किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, इसके आधार पे भी हम प्लांट्स को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पेलिनोलॉजी, मतलब उसका पोलन ग्रेन कैसा है, उस प्लांट में पोलन ग्रेन जो है किस प्रकार का पाया जाता है, उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, हम इसको क्लासिफाई करने में हेल्प हमें मिलती है। पेलिनोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि टेक्सोनॉमी में हेल्प करता है। उसके बाद साइटोलॉजी, मतलब कोई सेल किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, कोई सेल किस तरीके से, सॉरी, सेल डिवीजन करता है, सेल के अंदर क्या क्या पाथवेज चलते हैं, इन सब के आधार पे भी हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, मतलब प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो लास्ट यूनिट है वो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना है कि भाई जो नाम देने की पद्धति है, उसके रूल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। जो आप नाम दे दोगे, किसी को ऐसे ही नाम थोड़ी ना दे दोगे। आप किसी का साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि भाई जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज हैं, देखो हायरार्की जैसे हम कहते हैं सोशल हायरार्कीज, कि भाई सबसे अपर कास्ट के ये लोग हैं, लोअर कास्ट के ये लोग हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी हायरार्कीज पढ़ते हैं।
अगर आपको याद होगा तो आप कहते हो जब भी आप किसी प्लांट्स या किसी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी के बारे में पढ़ते हो, तो हम कहते हैं कि भाई ये प्लांट्स कौन से किंगडम का मेंबर है। हम कहते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म है कौन से किंगडम का है, प्लांटी का है, एनिमेलिया का है, फंजाई का है। फिर हम कहते हैं कि भाई इसका डिवीजन क्या है, इसका डिवीजन या जो है फाइलम क्या है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या है, डिवीजन के साथ साथ अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं। फिर हम कहते हैं भाई इसका क्लास क्या है, क्लास के बाद हम कहते हैं इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बाद हम कहते हैं इसकी फैमिली क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास हायरार्कीज है, ये बताती है जैसे दो फैमिलीज, अगर कोई प्लांट जो है वो एक ही फैमिली के अंदर आता है तो इसके अंदर बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। अगर कोई एक ऑर्डर के अंदर, जैसे मान लो कोई दो प्लांट्स है जो कि एक ऑर्डर के अंदर आते हैं, तो इनमें भी काफी हद तक सिमिलरिटीज, तो नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे दो अगर ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप्स में है तो उनकी सिमिलरिटी जो है बढ़ती रहती है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है किस तरीके से हायरार्कीज डिसाइड होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि भाई हमारे पास जो नाम देने की पद्धति है, इसके जो प्रिंसिपल है, इसके जो क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ आईसीएन, ये सब कैसे है। देखो प्लांट्स जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो पहले से हम कहते थे आईसीबीएन, इंडियन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बाद में इसी का नाम चेंज करके आईसीएन कर दिया गया। तो आईसीएन जो है ये एक संस्था है जो कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सब हमें यहाँ पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सिस्टम, जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। अब इन 50 बच्चों को हमें क्लासिफाई करना है, तो हमने कह दिया कि भाई इस क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं और जितने भी बॉयज हैं, तो यहाँ पे बच्चों का जो जेंडर है उसके आधार पे हमने क्लासिफाई कर दिया। या फिर हमने कह दिया कि भाई जिनका नंबर जो है एग्जाम में 50 के अबव आया है वो बच्चे, और जिनका नंबर जो है 50 से कम आया है वो बच्चे, तो हमने यहाँ पे भी दो भी क्लासिफाई कर दिया। या फिर हम कह रहे हैं कि भाई जिन बच्चों की हाइट जो है वो 5 फीट है, वो अलग ग्रुप में, जिनकी 5 फीट टू 3 फीट है वो अलग ग्रुप में, जिनकी 3 फीट से भी कम है वो अलग ग्रुप में। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है एक ही चीज को क्लासिफाई करने के लिए। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हम यही पढ़ते हैं कि भाई अगर हमें किसी चीज को क्लासिफाई करना है तो उसका क्या बेसिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जो से हमें डिटेल में पढ़ना होता है, और इनके कुछ साइंटिस्टों के बारे में कि कौन कौन ने ये फेमस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, हमें ये भी पढ़ना है। तो स्टूडेंट आपका जो 133 वाला सिलेबस है, जो आपका हम कह रहे हैं कि बीबीवाईसीटी 133, बीबीवाईसीटी 133, तो ये इसका क्या है पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको आइडिया भी लगा होगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लगा, आपको चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे थोड़ा सा भी समझ में आया, आपको लग रहा है कि आप अगर ऐसे और भी आप क्लासेस मिलेंगी तो आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है टॉपिक्स कि मैम हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर चाहिए। स्पेशली हमारा जो डोमेन रहेगा उसमें हम बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, क्योंकि यही मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है, इसी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यही आपको कराऊंगी, मैं आपको कोई भी अदर टॉपिक्स नहीं कराऊंगी। बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनकी लॉटरी लगी है कि अगर उनको कोई भी टॉपिक जो कि इग्नू से रिलेटेड है या फिर आपको चाहिए है उसका क्वेश्चन पेपर या कुछ भी आपको इससे हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लासेस कैसे लगी, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट है उनको भी समझ में आए कि यहाँ पे किस तरीके की क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना पढ़ाई करते रहिए, अगर कोई डाउट होगा तो आपकी दीदी है ही। ऑल द वेरी बेस्ट।